सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि यार आपके लिए कौन से तो बलिनो के वेरिएंट पर ओनरशिप रिव्यू लेकर आऊँ। तो फाइनली आज हमारे पास है बलिनो जेटा, जो कि अभी रिसेंटली परचेस करा है 2021 में। जानेंगे हम आज ओनर से जेन्युइन एक्सपीरियंस की, क्या कुछ माइलेज दे रही है, क्या एसेसरीज लगाई है एंड ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा है इसके साथ। तो मेरे साथ आज ज्वाइन हो रहा है अस्तित्व। स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन से। तो जैसा कि ये बलिनो का जेटा वेरिएंट है, तो कितना टाइम हो गया परचेस करे हुए? इसको जनवरी 25 को लिया था। जनवरी मतलब अराउंड 5 मंथ हो चुके हैं। और कितने किलोमीटर चल चुकी है? 4.5 हाँ, मतलब अराउंड 5 मंथ्स में 4.5 चल चुकी है। और बीच में भी लॉकडाउन भी आया था, मतलब काफ़ी अच्छी रनिंग रही है। तो पहला क्वेश्चन तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि वाई बलिनो? आपके पास स्विफ्ट, एल्ट्रॉस या इसी की कॉपी अच्छी बिल्ड क्वालिटी में आप ग्लेंजा भी ले सकते थे जो टोयोटा की आती है, तो आपने बलिनो ही क्यों ली? बिकॉज आजकल कोई भी गाड़ी लेने जाता है तो उसकी पहली प्रायोरिटी बिल्ड क्वालिटी रहती है, बिकॉज फैमिली की सेफ्टी सबसे बड़ा पॉइंट है। तो आपने बिल्ड क्वालिटी कैसे इग्नोर करी? बिकॉज इसकी बिल्ड क्वालिटी कमी आती है अगर हम एल्ट्रॉस से भी कंपेयर करें। तो बलिनो लेने के पीछे कोई स्पेसिफिक रीज़न? सो हेलो गाइस, तो बेसिकली हमारे पास पहले सेलेरियो थी, मतलब वो 2014 मॉडल था। तो उसको 5 साल चलाने के बाद भी हमने डिसाइड करा कि नई कार लेनी है। तो बहुत सारे चॉइसेस थे, स्विफ्ट, एल्ट्रोस, ग्लांजा भी थी और i20 भी थी। तो स्विफ्ट इसलिए नहीं ली क्योंकि स्विफ्ट का जो पीछे वाला जो रियर साइड है उसका जो विंडो है बहुत छोटा था। और एल्ट्रोस मतलब टाटा की रीसेल वैल्यू इतनी अच्छी नहीं चल रही थी। और i20 बहुत ओवर प्राइस थी हमारे हिसाब से। और ग्लांजा का इतना कुछ आइडिया था नहीं, तो ग्लांजा भी ड्रॉप कर दिया। फिर बलेनो का मैंने बताया पाऊँ कि बलेनो अभी फेसलिफ्ट आया है। तो फिर हम नेक्सा शोरूम गए, तो फिर उसको देखा कि अच्छा लगा, तो इसलिए फिर बलेनो डिसाइड हो गई थी। तो उस टाइम इसकी ऑन रोड प्राइस क्या पड़ी थी? इसकी ऑन रोड प्राइस कुछ 8,06,000 थी। थोड़ा नेगोशिएशन और कॉर्पोरेट डिस्काउंट लगा के कुछ 7,90,000 की पड़ गई। बेसिकली जैसा कि इसने बताया है कि ये पहले ही सेलेरियो यूज़ कर रहे थे और उन्हें थोड़ा अपग्रेड करना था, बिकॉज सेलेरियो को 5 साल चला लिया था, इसलिए बलिनो पर गए। एंड जैसा कि बताया मोस्ट अफोर्डेबल बजट में कार मिल रही थी। वहीं i20 पे जाते तो प्राइस उसकी बहुत ज़्यादा है। एंड दूसरी चीज़, अगर एल्ट्रॉस की भी बात करें तो इस बजट में टॉप वेरिएंट या सेकंड टॉप वेरिएंट तो नहीं आ पाता। बिकॉज अगर जेटा वेरिएंट की बात करें तो इसमें आपको सारी जो नीडेड स्पेसिफिकेशंस मिल जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो मैं पूछना चाहूँगा कि इस गाड़ी से आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा है? बिकॉज अराउंड 5 मंथ हो चुके हैं परचेस करे हुए, और फ्री सर्विसेज कितनी हो गई है? और बाकी इस गाड़ी में ऐसा कुछ लगा क्या कि आपको सर्विस पे कुछ इशू आया हो या मारुति वालों ने अच्छे से ट्रीट नहीं करा हो? बिकॉज मारुति का शोरूम ऐसा है कि आप कभी भी जाओगे खाली तो मिलने नहीं वाला। सारे शोरूम एक बार खाली मिल जाएंगे, मारुति जाओगे तो हमेशा फुल मिलेगा, भले वो नेक्सा हो या नॉर्मल अपना अरीना हो। जल्दी से शॉर्ट में अपना पर्सनल एक्सपीरियंस और सर्विस में कैसा आपको ट्रीट करा वो शेयर कर दीजिए। तो इसकी मतलब बेसिकली 2 सर्विसेज हो चुकी है। पहली हुई थी फरवरी में, क्योंकि हमको बाहर जाना था, तो इसलिए हमने सर्विसिंग इसकी पहली करवा ली थी। और दूसरी अभी जस्ट अभी इसी मंथ में ही हुई है। और सर्विसिंग में ऐसा कुछ इशू तो नहीं लगा, बस आपने जो बोला कि भीड़ रहती है तो वो भी आपकी बात सही है। फिर उसके मतलब बस प्रॉब्लम ये है कि अगर सर्विसिंग हो जाती है फिर उसके बाद कॉल करके बोलते कि आपकी सर्विस ड्यू है, क्योंकि नेक्सा का सर्विस सेंटर ऐसा ही है, मतलब बार बार अपडेट नहीं रखते, मतलब कॉल करके परेशान करते हैं। तो मेरे पापा भी परेशान हो गए थे, तो बोले कॉल मत लगाना। तो वो तो है, बिकॉज नई गाड़ी लेनी है कि नहीं उसके लिए भी फ़ोन आते होंगे कि ऐसे बहुत सारे कॉल आए थे। एक्चुअली होंडा की अमेज के लिए भी उन्होंने बहुत, मतलब जब तक कार नहीं लेना तो उन्होंने बहुत कॉल लगाए थे, तो इसलिए उन्होंने परेशान कर दिया था। जैसा कि इसने बताया कि बलिनो लेने गया था तो होंडा के शोरूम पे भी विजिट करा था। मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, मैं भी अगर शोरूम पे जाता हूँ, अब हालांकि अब तो वीडियोस बनाने जाता हूँ, बट पहले अगर किसी के साथ जाता था तो मैं अननोन ही नंबर दे के आ जाता था, गलत कुछ भी लिखवा देता था। बिकॉज अगर आपने एक बार नंबर दे दिया तो पीछे ही पड़े रहेंगे, सर ली क्या, गाड़ी कब ले रहे हो। तो इसलिए यही सजेशन है कि नंबर आप मत बताना। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं पूछना चाहूँगा कि इस टाइम ड्यूरेशन में क्या क्या पार्ट्स चेंज हुए एंड आफ्टर मार्केट एसेसरीज कुछ लगवाई थी क्या इसमें? तो अभी मैंने आपको बताया था कि अभी उसको लिए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है और आफ्टर मार्केट तो कुछ नहीं लगाया। बट ये जेटा वेरिएंट है तो इसमें सिर्फ रिवर्स कैमरा नहीं आता है। तो जब कार ली थी तो उसी के टाइम हमने एसेसरीज़ में रिवर्स कैमरा भी लगवा लिया था। और ये बस ये सीट कवर लगे थे जो कि नेक्सा ने खुद दिए थे। इसके कोई चार्ज नहीं लिया था सीट कवर्स का? एसेसरीज मिला के टोटल कुछ 18,000 लिए थे। मतलब 18,000 की एसेसरीज में आपका सीट कवर और स्टीयरिंग कवर और बैक कैमरा भी आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं एज एन एसेसरी लगाए, बिकॉज जो रिवर्स पार्किंग सेंसर से ये एक स्टैंडर्ड फीचर है जो कि आपको बेस वेरिएंट सिग्मा से भी प्रोवाइड करा है, बस इसमें रिवर्स पार्किंग कैमरा ही इंस्टॉल करा है। तो अभी ऐसा कुछ आफ्टर मार्केट तो नहीं लगवाया था वो, क्योंकि जेटा वेरिएंट है और जेटा वेरिएंट में जितने भी फीचर्स हैं सब मिल जाते हैं।
और इसमें अगर आपको ये भी टच स्क्रीन है, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट है विद एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले सब मिल जाता है, तो इससे ज़्यादा नीड नहीं पड़ी आफ्टर मार्केट की। यस, जैसे कि मैं भी आपको ये बताना चाहूँगा कि जो भी नीडेड फीचर्स है जेटा वेरिएंट में आपको मिल जाते हैं। बिकॉज सबसे पहली चीज़ जो कि हर यूथ की डिमांड रहती है वो है अलॉय व्हील्स, ये आपको इसमें मिल जाते हैं। देन फ्रंट में आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, इसी के नीचे फॉग लैम्प्स मिल जाते हैं जो कि आपको डेल्टा वेरिएंट में एज एन एसेसरी लगवाना पड़ता है। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ रियर वाइपर एंड डिफॉगर मिल जाता है जो कि अगर आप आफ्टर मार्केट कराने जाओगे तो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए इन्होंने जैसा कि बताया कि सिर्फ इसमें रिवर्स पार्किंग कैमरा लगवाया एज एन एसेसरी, एंड जो सीट कवर एंड जो मैट्स वगैरह जो नीडेड एसेसरी रहती है, बाकी एज सच इसमें कोई भी ऐसी नीड नहीं लगी। सो नेक्स्ट मैं पूछना चाहूँगा जो कि हर व्यूअर्स का डाउट रहता है, जैसा कि BS6 से सिर्फ पेट्रोल इंजन मिलते हैं और बलिनो में कोई CNG का तो ऑप्शन है ही नहीं, आफ्टर मार्केट लगवाना पड़ेगी, जो कि मतलब लोग अवॉइड ही करते हैं, कंपनी फिटेड की बात अलग ही रहती है। तो इसमें एक्चुअल माइलेज कितना दिया सिटी एज वेल एज हाईवे, जैसा कि इसका ऑयल चेंज हो गया होगा अभी, हाँ, तो उसके बाद भी क्या फ़र्क पड़ा, उसके पहले क्या माइलेज था, एंड ओवरऑल सिटी एज वेल एज हाईवे का क्या माइलेज मिला है? मतलब कंपनी ने ये बोला था कि माइलेज जो है वो 21 का क्लेम करती है। जब फर्स्ट सर्विसिंग हुई थी तो उसमें मीटर है वो 18 कुछ अराउंड बता रहा था। फिर जब हम बाहर गए तो फिर बाहर पे कुछ 19.5 ऐसा तो वो दे रहा था, अच्छा खासा दे रहा था हाईवे पे। और सिटी पे इतनी नहीं चलाई, पर सिटी के हिसाब से कुछ 16-17 दे रहा था आराम से। जैसा कि इसने बताया है, इसने मतलब इसका जो इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर है उसी से माइलेज का पता लगाया। बट मैं ये बोलूँगा कि जो भी आपका माइलेज है उससे 2 से 3 किलोमीटर का माइलेज कम ही शो होता है इस पर। अगर आप टैंक टू टैंक माइलेज को टेस्ट करेंगे तो 20+ भी बहुत, मेरे फ्रेंड्स के पास बलिनो है, डेल्टा है, जेटा भी है, तो उनको माइलेज 20+ दे रही है। एंड सिटी में भी आपको 16-17 आराम से देगी अगर पूरी सिटी है। एंड अगर सिटी एज वेल एज थोड़ा हाईवे सिटी हो रहा है तो आपको 18-19 भी आराम से निकाल देगी। तो माइलेज से रिलेटेड ऐसा जैसा कोई भी इसमें इशू नहीं आने वाला है। तो जैसा कि आप सबने देखा कि सिल्वर कलर है जो कि एक मतलब फॉर्मल कलर है, ऑफिशियल यूज़ के लिए यूज़ किया जाता है। सो ये कलर लेने के पीछे कोई स्पेसिफिक रीज़न, बिकॉज बलिनो का बेस्ट सेलिंग कलर एक तो वाइट है, पर्ल वाइट, जो कि सबसे ज़्यादा सेल होता है, रीसेलिंग भी उसमें अच्छी मिलती है। एंड दूसरा मैंने देखा कि ग्रे कलर बहुत ज़्यादा सेल होता है, तो फिर ये कलर क्यों लिया? एक्चुअली जो पुरानी कार थी सेलेर वो भी आर्टिक वाइट ही थी, तो मतलब चेंज चाहिए था कलर, चेंज चाहिए था, और वो गंदी बहुत हो जाती थी तो उसको भी क्लीनिंग करने में बहुत दिक्कत आती थी। तो पापा ने सोचा कि यार अब है ना दूसरा कलर ट्राई करना है, तो मैंने सारी सिल्वर सजेस्ट करा, क्योंकि ग्रे थोड़ा ज़्यादा डार्क हो जाता है, ग्रे डार्क हो जाता है, तो घर वालों की रजामंदी भी चाहिए रहती ना। तो फिर पापा ने बताया कि सिल्वर में ये फ़ायदे हैं, क्योंकि अंधेरे में अगर वो लाइट दिखती है तो वो पीछे से रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो थोड़ा सा रात में सेफली वो हो जाता है। और जैसे कि मारुति मतलब बेसिकली अगर बलिनो की बात करें तो इसमें ब्लैक कलर तो अवेलेबल है नहीं, और सीडान्स और इसमें लेते हैं लोग बिकॉज इंडिया का टेम्परेचर ऐसा है कि 35 से 40 डिग्री तो आपका हमेशा रहता ही है, तो हीटिंग इशू भी रहता है, मतलब बहुत गाड़ी ऊपर से हीट हो जाती है सनलाइट के कारण जितने डार्कर कलर रहते हैं। तो कहीं ना कहीं सिल्वर कलर एक अच्छा ही डिसीजन रहा है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं पूछना ये चाहूँगा कि ओवरऑल ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा रहा है, क्योंकि अराउंड 4500 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है इन 5 मंथ्स में, तो कौन सी लॉन्ग ड्राइव हुई होगी तो उसका एक्सपीरियंस शेयर करना। दूसरी चीज़, पैची रोड्स पर कैसा रिस्पॉन्स करती है, जैसे कि हैचबैक है और अगर 5 लोग इसमें बैठ जाए, थोड़ा बूट में सामान हो जाए तो ग्राउंड क्लियरेंस मतलब ऐसा है कि जोर से दचका कूदा दिया तो टच ही होनी है। हाँ। तो ऐसा पूरा ओवरऑल कौन सी लॉन्ग ड्राइव का एक्सपीरियंस हो तो शेयर करना। हम राजस्थान गए थे खाटू श्याम मंदिर पे, तो मतलब ज़्यादा मतलब ट्रैवल तो ज़्यादा ही था, तो उस हिसाब से मतलब हाईवे में तो बहुत स्मूथ चली है, तो मतलब इसका टॉर्क और पावर दोनों अच्छा है, तो इससे ज़्यादा कुछ मतलब इसमें डीचे तो लगा नहीं। ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा है, और अभी तो ऐसा मौका आया नहीं है कि उसको पैची रोड्स पे चलाएं। तो जो भी मतलब हाईवे पर अनसर्टेन ब्रेकर आ जाते हैं ना, मतलब आप 80-100 की स्पीड से तो तुम गए होंगे, हाँ, तो मतलब एकदम जो हाईवेज पर अपन एकदम तो ब्रेकिंग करते नहीं है, जो छोटे वाले ब्रेकर्स आते हैं अनसर्टेन, तो वहाँ पर कभी ऐसा इशू आया कि एकदम टकराई हो गाड़ी कहीं भी? नहीं, एज सच तो ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं है। हाँ, वैसे तो गाइस सफिशिएंट है इसका ग्राउंड क्लियरेंस, एज सच इंडियन रोड्स पर ऐसा कोई इशू नहीं आता है। एंड ओवरऑल मतलब लॉन्ग ड्राइव एक्सपीरियंस अच्छा ही रहा है, कंफर्टेबल थी गाड़ी, बहुत कंफर्टेबल थी पीछे, क्योंकि एसी भी इसके बहुत अच्छे हैं, तो ऐसा पीछे कुछ ऐसे लगा नहीं कि बहुत हीटिंग हो रही है, मतलब वो हो रहा, तो ज़्यादा कुछ ऐसा सबसे अच्छी चीज़ इसमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल प्रोवाइड करा है आपको, तो एक बार ऑटो पे डाल दोगे तो टेम्परेचर अपने हिसाब से केबिन का मेंटेन कर लेती है। जैसा कि मैंने बताया पेट्रोल इंजन है, बहुत ही रिफाइंड है, केबिन में नॉइस आना तो मतलब भूल ही जाओ, बिकॉज वैसे ही पेट्रोल इंजन मारुति के आपको मालूम है कितने रिफाइंड आते हैं। मतलब ओवरऑल काफ़ी अच्छा रहा है आपका लॉन्ग ड्राइव एक्सपीरियंस। मैं पूछना चाहूँगा कि बलिनो से आपके क्या पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव पॉइंट्स आपको पर्सनली लगते हैं वो शेयर करना। हालांकि पॉजिटिव पॉइंट्स तो बहुत है बताने के लिए, बिकॉज सबसे बेस्ट सेलिंग हैचबैक ही है इंडिया की, बट फिर भी जो नेगेटिव पॉइंट्स पर्सनली आपने फील करे वो क्या है? नेगेटिव तो डिस्कस हो चुका है, बिल्ड क्वालिटी, और दूसरा नेगेटिव ये है कि अगर इसको एसी में चलाएंगे ना तो लैग लगता है, मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा फील होता है।
मतलब फील होता है कि अगर आप बैठे हो और मैं चला रहा हूँ तो आपको मतलब ऐसे नहीं लगा कि लैग, और पर अगर मैं चलाऊँगा ना मुझे लगेगा कि हाँ मतलब पावर नहीं है। अगर मैं AC बंद कर दूँगा तो ये तो मतलब बहुत मक्खन चलेगी ये। तो मतलब ऐसा है कि 1200 सीसी का इंजन प्रोवाइड करा है, फिर भी कहीं ना कहीं पावर लैग लगता है। मतलब आप मारुति की 800 सीसी या 1000 सीसी की कार में मतलब भूल ही जाओ फिर एसी के साथ। वो हिल एरियाज़ पर अधिकतर ये मैंने बहुत रिव्यूज़ में भी देखा है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है। अगर ऑटोमेटिक वेरिएंट है तो मतलब आपको वो जो ऑटोमेटिक में मैनुअल देते हैं लेफ्ट साइड करके प्लस माइनस वाला जो रहता है उस पर चलाना ही पड़ती है, बिकॉज हिली एरियाज़ पर अगर आप 5 पैसेंजर हो देन एसी भी चालू है तो कहीं ना कहीं पावर लैग फील होता है। ये बात तो इसने बहुत सही बताई है। बाकी एज सच कोई भी और नेगेटिव पॉइंट्स नहीं लगे। नहीं। सो मूविंग टू द कंक्लूजन्स, ओवरऑल मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए। लास्टली ये पूछना चाहूँगा, बलिनो को परचेज करे हुए 5 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं, तो इस गाड़ी से सेटिस्फाइड हो और हमारे व्यूअर्स को शेयर करोगे जो भी कोई कंफ्यूज्ड है कौन सी हैचबैक लेने के लिए, तो उसे बलिनो लेना चाहिए कि नहीं? मतलब बस इसकी एक नेगेटिव है बिल्ड क्वालिटी पर, इसमें कुछ ऐसा तो लगा नहीं कि कुछ खराबी है। और जितने भी यूज़र्स हैं अगर वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या चूज़ करना है तो मैं बलेनो ही बोलूँगा, क्योंकि ये मारुति का भरोसा है और माइलेज भी बहुत अच्छा दे रही है। बस इसमें एक नेगेटिव यही है कि बिल्ड क्वालिटी है, बाकी मुझे कुछ ऐसा लगा नहीं प्रॉब्लम दे रही है। हाँ, मतलब इस प्राइस बजट में और ज़्यादा कोई ऑप्शन भी नहीं थे आपके पास। हाँ। और जो मारुति एसी है ट्रस्टेबल की यार, मतलब आप अगर एक बार मारुति की गाड़ी ले रहे हो तो 5 साल की मतलब छुट्टी समझ लो, बिल्कुल भी मेंटेनेंस नहीं आने वाला है। मतलब बहुत ही कम सर्विस कॉस्ट रहती है। और सबसे प्लस पॉइंट क्या है मारुति सुजुकी की कार्स का कि यार अब कहीं भी इंडिया में जा रहे हो कहीं भी ख़राब हो गई तो जगह जगह मतलब रोड साइड मैकेनिक भी इसको चालू करके आपको शोरूम जाने तक कर देगा। ये सबसे इसका प्लस पॉइंट लगता है। एंड इन फ्यूचर मतलब ऐसा है कि आपने 5 साल भी चला ली और फिर गाड़ी बलिनो को रीसेल कर रहे हो या सेलेरी को रीसेल कर रहे हो या और भी कौन सी मारुति गाड़ी को, तो इतनी अच्छी रीसेलिंग मैं गारंटी दे सकता हूँ कि मारुति सुजुकी के अलावा आपको कौन सी भी कंपनी में नहीं मिलने वाली है। सो यही थी गाइज आज की वीडियो। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। इसने अपना जेन्युइन एक्सपीरियंस जो भी था 5 मंथ्स का वो शेयर कर दिया है। बाकी आप कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड कुछ भी कंटेंट चाहिए तो सजेस्ट कर देना मुझे। एंड चैनल पर कोई भी नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, उसी के पास आपको बेल आइकन मिल जाएगा, उसको प्रेस कर लेना, जिससे आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट मिलते रहेंगे।